संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो ना, मोर संग चलो रे। नमस्कार, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर है छिपे आपके भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। ऐसा मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी मन बह जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसान पुत्र, एक गायक, एक अभिनयकर्ता और दुर्ग के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी की। आज हम मुलाकात करेंगे आदरणीय सांसद विजय बघेल जी और उनकी पत्नी रजनी बघेल जी से। इंडियन न्यूज़ में आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। विजय जी, सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपका प्रवेश कैसे हुआ? ये तो एक संयोग है जी। और मैं तो हमेशा जन सेवा, रचनात्मक कार्यों में मेरी रुचि रहती थी बिल्कुल। और खेल में मेरी रुचि थी। जी। बचपन में हम लोग टूर्नामेंट कराया करते थे। कबड्डी मेरा प्रिय खेल। जी जी। और उस खेल में मैंने बहुत ऊंचाई भी तय की। जी, राष्ट्रीय स्तर के आप खिलाड़ी रहे। टीम ने, मध्य प्रदेश की टीम से हमने 3-3 बार नेशनल टूर्नामेंट में भाग लिया। जी बिल्कुल। और उपलब्धि भी हासिल की, गोल्ड मेडल भी दी। बिल्कुल। और मैं जब पढ़ाई तो मेरी प्राइमरी और मिडिल स्कूल गांव में हुआ। जी। उसके बाद हम शहर चले गए क्लास 9 से जी। 11 तक कालीबाड़ी स्कूल रायपुर में। जी। और उसके बाद दुर्गा कॉलेज। पूरी शिक्षा तो दीक्षा आपकी रायपुर में? हाँ, मतलब हाई स्कूल से लेके कॉलेज तक। जी। और कबड्डी में मेरी रुचि थी, जैसा मैंने कहा कि हम लोग खेल में ही ध्यान देते थे। कॉलेज में रहते हुए भी कॉलेज की टीम से, यूनिवर्सिटी से भी 3-3 बार नेशनल टूर्नामेंट में भाग लेने का अवसर मिला। जी। कॉलेज की राजनीति से भी कोई रुचि नहीं थी। छात्र संगठन में भी हम लोग सहयोगी के रूप में रहते थे। जी। लेकिन उस समय बृजमोहन अग्रवाल जी, ये मोहम्मद अकबर जी और देवजी भाई पटेल जी, ये सुनील सोनी सांसद है वो, ये सब नेता हुआ करते थे, छात्र नेता। हमारी दोस्ती थी ये था, लेकिन राजनीति में जरा भी रुचि नहीं थी छात्र संघ। फिर हम गांव चले आए पढ़ाई पूरी करके। पिताजी ने जिम्मेदारी सौंपी। 23 साल की उम्र में पिताजी बीमार रहने लगे और 1985 में हमारी शादी भी हो गई। तो शादी के बाद भी मैं राजनीति में रुचि नहीं था, खेल में ही था। मेरी धर्मपत्नी बैठी है, मैं कई दिन बाहर रहता था कबड्डी खेल में। और एक रोज़ हम लोग कार्यक्रम अक्सर कराया करते थे गांव में, कबड्डी टूर्नामेंट, अन्य खेल कूद और पुरस्कार वितरण में जो विधायक थे वर्तमान, वहाँ साडा था, साडा के अध्यक्ष, सदस्य, ऐसे लोगों को हम लोग अतिथि के रूप में बुलाते थे प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण। मेरे पिताजी हमेशा से जनसंघी रहे, हमेशा सरकार के विरोध में, मतलब कांग्रेस के विरोध में रहे। और वो हमेशा हम लोग को यही शिक्षा देते थे कि सबसे बड़ा समाज सेवा है, रचनात्मक काम है। और उनको भी राजनीति में, भले ही उनकी मानसिकता जनसंघ की थी, लेकिन जब चुनाव होते थे तब जनसंघ के प्रत्याशी के प्रचार उचार में जाते थे। और हम लोग भी छोटे छोटे थे तो दिया छाप चलता था, हम लोग टेम्पो में बैठ के प्रचार प्रसार करते थे। वो पहले तो प्रिंट ये नहीं था, तो लोग दीवार लेखन भी करते थे। वॉल पेंटिंग का काम ज़्यादा चलता था। दिया छाप को और दो। फिर एक साल ऐसा आया कि माननीय अनंतराव वर्मा जी उस समय विधायक थे, ये 87-88 की बात है। और हम लोग अतिथि के रूप में बुलाए, कार्यक्रम खत्म हुआ, घर में आके, हमारी घर में आके चाय वाय और नाश्ता करने आए, वही व्यवस्था की हमने। तो एकाएक माननीय विधायक जी वर्मा जी के मुंह से निकल गया, बाबूजी से हमारे, भैया आप तो विरोधी हैं, छत्तीसगढ़ी में बोले, आप तो हमारे विरोधी हो भैया,
एक आजन लइकल माहौल दे देते हो, मोड़ो संगवारी बना लेते हैं, जी जी ऐसा करके। तो मैं चाय लेके आया था उसी समय, बाबूजी बोले विजय अब ते यहाँ वर्मा जी संग गए। मतलब एक तरह से पिताजी का आदेश हुआ और मैं कांग्रेस, मतलब वो कांग्रेस के विधायक थे, तो तुम उसके साथ रहना और काम करना उसके साथ। 10 दिन 15 दिन बीता होगा और मेरी नई नियुक्ति पत्र आ गई। ब्लॉक युवा कांग्रेस सिरसा क्लब ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष का। ये आपका राजनीतिक एक शुरुआत हाँ, हो एक गई। शुरुआत वहाँ से हुई और मैं तो आश्चर्य हो गया कि ये क्या होता है, हमको तो जानकारी नहीं थी। फिर लोगों से मिले, बैठे, उन्होंने बताया, फिर अन्य लोगों से और पदाधिकारियों से चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष उस समय गजेंद्र ठाकुर जी थे, रानी के पास दीपाली गाँव उनका, तो वो निधन हो गया। वो भी हमारे कबड्डी के पुराने मित्र थे, जी जी तो वो लोग फिर मार्गदर्शन दिए और हम लोग ने अपना बॉडी बनाया। जी और फिर हमने ये भूपेश बघेल जो अभी मुख्यमंत्री है, वो उस समय मेरे उसमें कमेटी में महामंत्री थे। अच्छा मैं युवा कांग्रेस अध्यक्ष था और वो महामंत्री थे। जी लेकिन आज वो परिचय देते ही नहीं है। एक और नई बात बताऊं, हाँ हाँ वो अपना युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष के परिचय देते हैं, ठीक है, तो अपना बात है। तो वहाँ से शुरुआत हुई और धीरे धीरे हम लोग कांग्रेस में, फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए। और देव चंद्राकर जी मुझे बहुत चाहते थे, चंदूलाल जी बहुत चाहते थे और उनसे सम्मान भी मिलता था, प्यार भी मिलता था, वो प्रोत्साहित भी करते थे। हम लोग बहुत अच्छी टीम थी और 52 गांव की जिम्मेदारी हम लोग बढ़िया से निभाते थे, लोकसभा में भी बढ़िया लीड की। तो ऐसा मेरा जीवन राजनीति शुरू हुआ और 2000 में मैंने कांग्रेस छोड़ दी जी और निर्दलीय चुनाव वहाँ से लड़ना पड़ा मजबूरन भिलाई 3 से। नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में। परिवार के एकदम विरोध के बावजूद भी एक ऐसा जुनून और संकल्प हो गया कि चुनाव लड़ना है और निर्दलीय चुनाव लड़ा और जनता का प्रेम मिला और मैं वहाँ एमपी बना। 85 से मेरी बीएसपी की सर्विस लग गई थी, तो हम सर्विस में रहते हुए वहाँ चुनाव लड़े थे जी। और उस समय ये नियम था कि आप छुट्टी लेकर अपने चुनाव लड़ सकते हैं। नगर निगम में एक व्यवस्था थी कि वो लाभ का पद नहीं माना जाता था। जी जी, सेवा का माना जाता था, सेवा का पद था जी। तो वो हमने निभाया 5 साल, 2005 से। और बीच में 2003 में मैं एनसीपी से चुनाव लड़ा विधानसभा का, पाटन विधानसभा से। फिर 2004 में भाजपा में शामिल हो गया जी, क्योंकि मानसिकता तो वही थी, संघ की। पिताजी के संस्कार वही थे जी। और कांग्रेस में रहते हुए मैं संघ के बहुत सारे कार्यक्रम में जाता था जी। तो अच्छा लगता था, देशभक्ति, राजभक्ति, तो बुलाते भी थे मेरे को, जाता भी था। फिर हम 4 में शामिल हो गए भाजपा में। लोकसभा का चुनाव चल रहा था। जी जी। माननीय वेंकैया नायडू जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो आए थे और माननीय ताराचंद साहू जी और माननीय रमेश बैज जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ नायडू जी की मंच से। और 2008 में मुझे सौभाग्य से मेरे ऊपर इतनी कृपा भारतीय जनता पार्टी की है, कर्ज है मेरे ऊपर कि 2008 में अब 4 साल हुआ था जी जी। और एक भरोसा करके मुझे पाटन विधानसभा की टिकट भारतीय जनता पार्टी से मिली और ये जो मुख्यमंत्री है उसी को उस समय हराया जी। फिर 13 में चुनाव हार गया, 18 में टिकट नहीं मिली और 19 में आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद, जिसके कारण आपको लोकप्रियता भी मिली है और पद भी, और पार्टी ने आपके पर विश्वास भी जताया है। वही है कि पार्टी ने विश्वास जताया, लोगों का प्यार मिला, कार्यकर्ताओं को संबल मिला जी। और सबसे बड़ी बात किस्मत में लिखा। बिल्कुल, संयोग बनते गए, परिस्थितियाँ बनती गई, क्योंकि ईश्वर ने किस्मत में लिखा है जी कि जी। किसको कब कहाँ जाना है, ये मैं मानता हूँ। कर्म के साथ किस्मत जब तक नहीं होगा आपको न कोई मंजिल मिल सकती न कोई सफलता मिल सकती। विजय जी, जैसे आपने कहा कि आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, तो आपको खेल में राजनीति और राजनीति में खेल, इन दोनों में क्या अंतर पाते हैं आप? क्या है, अभी राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है जी।
और जो टीम भावना होना चाहिए ना, जी जो पहले हुआ करती थी, जी। हम लोग जो विरोध में थे, तो विरोध में एक टीम भावना थी कि हमको लड़ना है। बिल्कुल। सत्ता में आने के बाद ये सब भावनाएं क्षीण हो जाती हैं, जी। सिर्फ पद के पीछे भागे, पद चाहे। और आज तक तो पद की लोलुपता इतनी ज़्यादा है कि गुलामी करने में भी लोग नहीं चलते। मतलब अपने स्वाभिमान को बेच के भी लोग कैसे भाग दौड़ करते हैं समझ नहीं आता। मेरे पिताजी ने कभी मेरे को संस्कार नहीं दिया, और आत्म स्वाभिमानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल जी जैसे लोग हमारे आदर्श हैं, और उस पार्टी को उन्होंने सींचा, इस पार्टी। तो आज ये दुर्गति जब देखते हैं तो मन में तकलीफ होता है। मैं कभी नहीं चाहता कि लोगों से ये कहता हूँ मेरे यहाँ आते हैं तो भैया आत्मिक संबंध बनाना है, दिल का संबंध बनाना है तो आप आइए, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाइए। पद तो आना है, जाना है। प्रेम संबंध ऐसा है कि जिंदा रहता है। और मैं वो तकदीर वाला और सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे निश्चल प्रेम और निस्वार्थ प्रेम करने वाले मुझे मिले। आज उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ पे, और लोग भी कितने प्रेम से, कितने स्नेह से हमारा सम्मान करते हैं। हमारा व्यवहार ही अगर गलत हो तो लोगों के मन में पीड़ा होगी, दर्द होगी। तकलीफ़ों से दूर करें, उनके सुख दुख में साथ रहें और एक पारिवारिक संबंध बना के रखें। और ये भी मैंने महसूस किया है कि आप कमाओगे पूंजी, ऐसा वैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन स्नेह का प्यार की पूंजी कमाओगे वो अटूट रहेगा, वो पारिवारिक रिश्ता बना के रखेगा। जब बघेल जी एक संयंत्र कर्मी के रूप में कार्यरत थे और जब उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया, ये फैसला आसान नहीं था। उस समय आपकी कैसी मनोदशा थी? क्या लगा आपको कि ये निर्णय सही है? निर्णय सही नहीं था, लेकिन हमको स्वीकार करना पड़ा क्योंकि उनकी रुचि राजनीति की तरफ थी, तो इसलिए हम लोग ने उनका साथ दिया। तो आपको क्या लगता है कि विजय जी की राजनीति को आप बहन मानती हैं कि सौतन? मैं तो बहन ही मानती हूँ। पहले थोड़ी दिक्कत आती थी तो जी। अब उस परिवेश में मैं भी ढल गई हूँ। जी और जी। बच्चे भी यानी समझते कि पापा का साथ देना है, पापा का जो लक्ष्य है उसमें वो खरे उतरे करके बच्चे भी काफ़ी कोऑपरेट करते। तो शुरू में जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तब आपको वो सौतन के रूप में लगी राजनीति, मगर धीरे धीरे जब आपको लगा कि उनका निर्णय बिल्कुल सही है तो पूरे परिवार ने उसको तहे दिल से स्वीकारा। तो राजनीति में प्रवेश करने के बाद बहुत समय ऐसा आया होगा कि जब आपको लगा होगा कि जब परिवार को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, तब उस समय आपको क्या लगा? वो परिवार में बराबर टाइम देते थे, जैसे कि बच्चे बीमार हो गए। एक बार सौरभ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई जी। सेक्टर 9 में एडमिट हुआ, तो फिर ये रात भर वहाँ ड्यूटी किए। जी जी। इधर अपना समय निकाल जी जी। फीवर उतर ही नहीं रहा था, तो रात भर यानी स्पंजिंग करते हुए उसके पास बैठे रहे। बघेल जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जब आपने नौकरी छोड़ी, आपको पूर्णतः विश्वास था कि राजनीति में आप सफल होंगे? नौकरी छोड़ने का निर्णय आपको उस समय आप दुविधा की स्थिति में थे, या आपके अंदर से आवाज़ थी कि नहीं मुझे राजनीति में जाना है, मुझे उसी जनसेवा के लिए ही बनाया गया है? क्या कश्मकश थी उस समय आपकी? नहीं, मैं जैसे पहले बताया कि 2000 में चुनाव लड़ा, तब तो एक छूट था कि नौकरी करते रहे और जी जी जी। ब्रेक सर्विस करके इतने साल तक हम भी गए जी। इसमें पेमेंट और प्रमोशन हो जाता है, फिर हम ड्यूटी ज्वाइन तो करते। उसमें एक चांस के तौर पे लिया था इसे? तो मैंने तो ड्यूटी ज्वाइन की, उसके बाद जी। 2004 में मैंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया, जी जी। क्योंकि दोहरी जवाबदारी निभा पाना मुश्किल थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो धन्यवाद दूंगा उनको भी, मेरे जो कर्मचारी साथी हैं मेरे साथ जिन्होंने काम किया है। जी जी। रेल मिल शिपिंग मेरा डिपार्टमेंट था, और वहाँ के साथियों ने बहुत मेरा सहयोग किया जी कि भैया आप जाइए, आप अपना ड्यूटी निभाइए, हम लोग आपकी ड्यूटी निभा लेंगे। जी। और बाकायदा मेरी ड्यूटी वो लोग निभाते थे। हम लोग ये वो रिलीफ सिस्टम था जी कि 4-4 घंटा काम करना, ये रिलीफ सिस्टम आज भी चलता है।
तो लोग बोलते थे आप 4 घंटा करें ना करें, हम लोग आपकी ड्यूटी हम लोग कर लेंगे जी जी और आप अपनी जिम्मेदारी लें। जी इतना प्रेम, इतना सहयोग। इसलिए आज भी मैं जी विश्वकर्मा पूजा के दिन भले बहुत ही व्यस्तता रहे, लेकिन विश्वकर्मा पूजा के दिन मैं अपने डिपार्टमेंट पहुंचता हूं जी दिल्ली पुराने साथी और अपने साथियों के साथ मिलता हूं। कई रिटायर हो गए हैं, जी लेकिन कई जूनियर हैं, वो भी जानते हैं कि भैया हमारे परिवार का है। बिल्कुल तो मुझे भी आत्मिक सुखी मिलती है, सुख मिलता है, और उन लोग को भी इंतजार रहता है कि भैया आज पक्का आएंगे। जी और इस बार भी मैं गया था, बहुत देर उनके साथ बिताया, नाश्ता किए, पूजा में शामिल हुआ। ये है। जी तो जब 2004 में मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ अन्याय कर रहा हूँ, मेरे कारण मेरे साथी लोग को जी, जी। ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, हम्म, और वहाँ भी मैंने सबसे चर्चा की, जी संबंध बना रहेगा भाई, मैं ड्यूटी नहीं छोड़ रहा हूँ। हम्म, और परिवार वाले भी मेरे साथ दिए। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, जी मुझे रजनी जैसी मेरी धर्म पत्नी, बिल्कुल प्रतीक्षा और सौरभ जैसा मुझे बेटा भी है, मेरा ससुराल जी जी और मेरे परिवार के भाई बहन, हम्म। मतलब हर पल आपके हर हर क्षण निर्णय में आपके साथ खड़े रहे। सहयोग करते रहे। मेरी माता जी थी, जी हमेशा आशीर्वाद देती थी कि अच्छा करो बेटा, आगे रहो और परिवार का नाम रोशन करो। तो वो संबल मुझे मिला है जी और उसके बदौलत मैं कर पाया। आज भी मेरी व्यस्तता इतनी रहती है, लेकिन मेरा पूरा आधा काम, जी लोग दूर से आते हैं, करते हैं, उसको चाय पिलाना, पानी पिलाना, जी तो महसूस होने नहीं देते कि मैंने जी। और लोग नाम भी लेते हैं, बिल्कुल तो ये भी बोलते हैं भैया आपसे अच्छा तो भाभी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी तो ये जो है, ये जब तक परिवार का जी और पत्नी का साथ ना हो, तब तक कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल क्योंकि हम लोग बहुत सारे झंझट से आते हैं, जी और बिल्कुल घर में प्रेम के साथ सब बिल्कुल मिल जाए तो सभी दुख और पीड़ा, सभी तरह की थकान दूर हो जाए। जी ये मेरा घर का माहौल है। बिल्कुल और आगे फिर इतना बड़ा परिवार बन गया। जी पहले नगर पालिका का परिवार था, फिर विधायक बना तो विधानसभा का परिवार, अब इतना बड़ा लोकसभा का परिवार, और परिवार बढ़ते गए। और जिस तरीके से परिवार बढ़ रहा है, प्यार भी बढ़ रहा प्यार है, भी बढ़ रहा है, तो परिवार क्या भी लगता है कि रजनी जी इस विश्वास प्यार भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या रजनी जी भविष्य में राजनीति में आ सकती हैं? तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, ना बच्चों जी। को है। बिटिया चंचल है, लोगों से बात करना, प्रचार करना अच्छा लगता है उसको, लेकिन राजनीति में उसका भी इंटरेस्ट नहीं है, और इसका तो है ही नहीं है। एक समय ऐसा आया भी था, हाँ जब नगर पालिका चुनाव होना था, महिला कैंडिडेट वहाँ से जी खोजा जा रहा था, नगर पालिका भिलाई चरौदा से। पहले जी। मैं बना, फिर मेरा भाई शशिकांत बघेल बना, जी जी दोनों निर्दलीय बने, इतना बिल्कुल। प्रेम लोगों ने दिया। जी उसके बाद महिला का था, जब सीता साहू जी अध्यक्ष बनी वहाँ पे, जी जी तब माननीय राम प्रताप जी घर आए, हम्म, यहीं आए थे, खाना खाए, जी जब हमारे संगठन महामंत्री थे जी जी राम प्रताप सिंह जी और वो फिर प्रस्ताव रखे, हम इधर उधर नहीं खोजेंगे, रजनी बहन जी को आप टिकट दीजिए। मैं बोला उनसे ही पूछिए, जी वो एक लाइन में आपको ना खाना परसना बंद कर दिया। तो ये सब है कि वो इंटरेस्ट कभी नहीं है। बाकी किस्मत की बात तो कोई नहीं जानता, बिल्कुल। लेकिन इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। वो मेरा सहयोग कर रही है, जी वो ऐसा समझती है कि मैं हूँ तो वो भी राजनीति में भरपूर जी। सहयोग दे रही है। बिल्कुल, जिस तरीके और से चुनाव लड़ने का या हम लोग को कहीं का इच्छा ही नहीं है, जी और ईश्वर ना करे ऐसा समय भी है। विजय जी, क्या लगता है अगला सीएम फेस बघेल हो सकता है? देखिए, मैं पहले ही कहा, मैं तो किस्मत पे विश्वास करता हूँ। जी भारतीय जनता पार्टी सरकार बने, कमल छाप बने, और बनना निश्चित है। जी जो सरकार चल रही है ना, उससे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, जी छत्तीसगढ़ डूब रहा है, तो बनना तो तय है। जी अब चेहरा क्या होगा, देखिए, पार्टी कोई चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेगी, जी और पार्टी तो चुनाव लड़ेगी, जिसकी किस्मत में होगा, पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा वो बनेगा। मेरे मन में कहीं भी ये इच्छा, मैं इच्छा पाल के ही नहीं रख सकता। जी मैं वर्तमान में जीता हूँ, भविष्य की चिंता ईश्वर के ऊपर छोड़।
सांसद बनने की भी मेरी कहीं दूर दूर तक इच्छा नहीं थी, मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन ईश्वर की मर्जी हुई। कहीं हम मांगने जाते, मैं तो अपना बायोडाटा नहीं बनाता, जी आवेदन प्रतिवेदन के लिए कहीं नहीं जाता मैं। जी, जो पार्टी का आदेश होता है 2008 में वही हाल हुआ, जी 2003 में जब मैं एनसीपी से लड़ा तो भी वही, जी घर बैठे टिकट मिली। जी प्यार था, विद्याचरण जी हमारे आदरणीय नेता थे उस समय, उसके यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया 2008 में। मैं कहीं नहीं गया टिकट के लिए, अभी 2019 में भी कहीं नहीं गया। और ये तो मोदी जी, अमित शाह जी के आदेश का पालन मैंने किया है, जी। पार्टी के नेताओं का पालन किया है, हमारे यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी और जो नेता है उनके आदेशों का पालन मैंने किया है, और लोगों का प्यार मिला। तो इस तरह की कोई बात है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। जो भी है, कमल साहब चुनाव लड़ेगी, जी। सबसे बड़ा चेहरा हमारा माननीय मोदी जी हैं बड़े, जी और कमल साहब, बिल्कुल। उसके आगे कोई चेहरा नहीं चलता। पार्टी का आदेश शिरोधार्य है, पार्टी का आदेश तो हमेशा सिरोधार है, पार्टी के कर्जदार हैं हम। बिल्कुल। रजनी जी, जितना प्यार लोगों का मिल रहा है और जिस तरीके से बघेल जी के ऊपर वाले की कृपा हो रही है, क्या लगता है आपको कि आगे का भविष्य आप किस रूप में देखती हैं? आगे का भविष्य मैं यही देख रही हूँ कि जितना प्यार मिल रहा है उसमें ये खरे उतरे और पूरा छत्तीसगढ़ में इनका नाम हो, ऐसा मैं सोच रही हूँ। बघेल जी, अगर आप सीएम बनते हैं तो छत्तीसगढ़ में वो पहली क्या चीज़ होगी, कौन सा काम होगा जो आप करना चाहेंगे? देखिए, सीएम बने चाहे न बने, जी सरकार तो बनी है, जी तो सरकार के माध्यम से हम ये करना चाहेंगे। तो सरकार का मोटो है जी कि सारी योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो हमारी पार्टी को वही संभालना है। जी और छत्तीसगढ़ जो खान है, जी चाहे धान का कटोरा कहे, चाहे खदान का कटोरा कहें, जी चाहे लॉ एस का कटोरा कहें, चाहे खेल जगत में हमारे बच्चों ने नाम रोशन किया है, पढ़ाई में हम कहीं पीछे नहीं, हमारे बच्चे बहुत अग्रणी हैं। जी तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था जो देने का प्रयास हमने 15 साल में किया, जी भारतीय जनता पार्टी में आज पूरी तरह चरमरा गई है, उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करना जी और छत्तीसगढ़ को कर्ज मुक्त बनाना। जी आज लगभग 80,000 करोड़ के कर्ज में जी निरंतर शराबखोरी बंद हो, जी भ्रष्टाचार बंद हो। जी हमारा छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, और इसीलिए कहे छत्तीसगढ़ सबसे बड़ी है। उस भाव को सिर्फ बोलना नहीं है, उस भाव को आत्मसात करना है और माहौल को बनाना है, ताकि पूरे हिंदुस्तान में जो भावना छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति लोगों में है, दूसरे प्रदेश के लोग भी जब आते हैं तो यही रस बस जाते हैं। जी जी उस भाव को हम लोग सम्मानित करें और बाहरी और भीतरी का भेदभाव खत्म हो। जी माननीय डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम सब कमिश्नर हैं। उन्होंने जो शब्द कहा था, मैं उसको अंतरात्मा में बिठा लिया। आज बाहरी भीतरी बात होती है, मेरे मन में बात है। वो कहा करते थे, जिसके मन में छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम स्नेह है, छत्तीसगढ़ के दर्द को अपना दर्द समझे, छत्तीसगढ़ के मान को अपना मान समझे, छत्तीसगढ़ के अपमान को अपना अपमान समझे, वो सही छत्तीसगढ़िया है। जी चाहे वो 50 वर्ष पूर्व हो, 100 साल 200 साल पहले आया हो, चाहे 5 साल पहले आया हो, जी 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 वो अच्छी छत्तीसगढ़िया है। जो लोग बताते हैं मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं किसान पुत्र हूँ, मैं ये हूँ, बनावटी बना दिखाते हैं, उससे दूर रहें। विजय बघेल जी किसान पुत्र हैं, एक बहुत अच्छी गायक भी हैं, एक कलाकार भी हैं जिन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया है और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं। तो अगर आप राजनीति में नहीं होते तो आप क्या बनना पसंद करते? खिलाड़ी, गायक, अभिनयकर्ता या एक किसान? मैं तो किसान हूँ जी और मूलतः मेरा किसानी है। जी मैं तो किसानी बनना, और किसान हूँ, अभी भी किसान हूँ। जी जी गायकी तो शौक़ है, जी कलाकारी भी शौक़ है। शौक़ से मैंने 2 पिक्चर में काम किया। जी जी पहले स्कूल में रहा करते थे
वहाँ पे जो स्कूल के कार्यक्रम होते थे, फंक्शन में भाग लिया करते थे। जी जी फिर हम यहाँ पे जो अपना मेला होता था गांव में, दशहरा के दिन समय, उसमें भाग लिया करते थे। तो वो एक कला छुपा हुआ है और हर आदमी में कलाकार है, बस उसको उभारने की ज़रूरत है। तो ये मेरे मन में कभी नहीं रहा कि मैं ये बनूँगा वो बनूँगा। किसान हूँ, किसान पुत्र रहूँगा और मरते दम तक रहूँगा। और जो कला है वो जिंदा हमेशा मेरे अंदर रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ कलाकारों की भी भूमि है। बघेल जी, आपने सभी मंचों में अपने गाने की राग छेड़ी है। आपसे आपके पसंद का गाना सुनना चाहेंगे। वो तो देखिए क्या है, मैं तो शौकिया गायक हूँ, कोई गायक तो नहीं है। जी जी आप लोग ने सुना भी है कि मैं बिल्कुल। भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। और एक छत्तीसगढ़ का आह्वान गीत, तो वो आह्वान गीत तो यशवंत मस्तूरिया जी ने जी गाया और एक समय गीत होगा तो ये आह्वान गीत है। जी चुनाव में भी, ये लोकसभा चुनाव में भी वो गीत बहुत चला। जी जी मैंने अपनी आवाज़ में भी इसको रिकॉर्ड करवाया था। रिकॉर्ड करवाया और खूब चला और जी, इसके जी। कारण लोगों में उत्साह भी बढ़ा। और वो आपकी भावनाएं थी जो गाने के माध्यम से लोगों तक हाँ, पहुँची। जहाँ जी। भी मैं जाता था मंच में, लोग इधर से आवाज़ देते थे, भैया गाना गाना गाना। तो ये लोगों का प्यार है, जी तो वही गाना। बिल्कुल 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 गाना? सुनना चाहेंगे, बिल्कुल सुनना चाहेंगे भैया। मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो ना, मोर संग चलो रे। होगी रे परे अपटे मन, औ परे डरे मन के मन। मोर संग चलो ना, मोर संग चलो जी। अमरैया कस जूड़ छाँव माँ, मोर संग बैठ जुड़ा लो। अमरैया कस जूड़ छाँव माँ, मोर संग बैठ जुड़ा लो। पानी पिलाओ मैं सागर दुख पीरा बिसरा लो। पानी पिलाओ मैं सागर दुख पीरा बिसरा लो। नवा जोत नवा गाँव बर, नवा जोत नवा गाँव बर, रास्ता नवा गढ़ो रे। मोर संग चलो ना, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। इसने हमन संग संग चल के छत्तीसगढ़ ला गढ़बो, छत्तीसगढ़ के नवा बिहान ला करबो और नवा रास्ता के साथ चलबो, यही भाव ये गीत में है। बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी, आप एक किसान पुत्र हैं, आप खेती किसानी की ललक को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज गांव के युवा पलायन की ओर चल रहे हैं। इस पलायन को कैसे रोका जाए? पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में बहुत अंतर है। पहले पलायन बहुत होता था, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मोदी जी की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ ले रहे हैं। और पहले कहा कि 15 साल में जो योजनाएं धरातल तक जाती थी उसमें ब्रेक लग गया। कांग्रेस के 4 साल के कार्यकाल में योजनाएं ठप हो गई थी और उसके कारण असमंजस की स्थिति में बेरोजगार भाई भी हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार सिर्फ ढकोसला कर रही है कि हमारे यहाँ बेरोजगार का परसेंट 0.4% है। हंसी के पात्र खुद बन रहे हैं जी। 0.4% इतिहास कभी भी नहीं हो सकता बेरोजगारी दर, कभी भी, मतलब 100% है। तो इस तरह के जो बवंडरबाजी करते हैं उससे युवा वर्ग ग्रसित है, त्रस्त है। जब सरकार के मन में आ गया कि उसके यहाँ बेरोजगार है ही नहीं है, तो रोजगार के क्या अवसर देगा वो? सीधी सी बात है, वो तो बना के रखा है ना, मेरे यहाँ बेरोजगारी है ही नहीं है, 0.4% है। अब जहाँ भी खड़ा हो जाइए 10 में कम से कम 7 बेरोजगारी दिखेंगे या 6 दिखेंगे। ये परसेंटेज कहाँ से लाए? तो इससे क्या है कि सरकार को भी रोका होना चाहिए और
बेरोजगारों को बहुत अच्छी सुविधा है, लोन की सुविधा माननीय मोदी जी ने दी है, केंद्र सरकार की योजना है। और बहुत सारे लोग हम जैसे लोगों से, आप जैसे लोगों से मुलाकात करते हैं, उनको रास्ता बताते हैं, वो रास्ता में जाते हैं और उसमें सफलता भी हासिल कर रहे हैं। रही बात नौकरी की, तो नौकरी के लिए लोग तो जहाँ भी जा रहे हैं, हर प्रदेश में लोग हैं। हमारे प्रदेश में अन्य प्रदेश के लोग हैं और हमारे प्रदेश के अन्य प्रदेश में। तो ये तो एक व्यवस्था है। बाकी जिस तरह ये झुंड के झुंड पहले स्टेशनों में वो दिखा करता था, यहाँ से पलायन करते थे, वो नहीं दिखता। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं को यही है, अच्छा काम करें, अच्छे रास्ते पे चलें, साक्षात सतर्कता। और अभी के वर्तमान जो मोबाइल में बहुत सारे ऐप और उसके माध्यम से जो आचरण में और व्यवहार में कमी आ रही है, उससे बचे वो लोग। आए दिन जो दुष्चरित्र हो रहा है, सब इसी का नतीजा है। तो लोग हमेशा समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करें, खुद जब भी जागरूक हो। और सबसे बड़ी जवाबदारी युवाओं की है कि समाज में जो अनर्गल जो दुष्प्रचार भी हो रहे हैं, अनर्गल वाहियात घटनाएं भी हो रही हैं, उसको दूर करने का युवाओं को बहुत जिम्मेदारी है। और वो लोग जब अगर सशक्त होकर सामने खड़ा हो जाएंगे मोहल्ले में, तो वातावरण शुद्ध होगा। और फिर जब अच्छे मन से सोचेंगे तो अच्छा विचार भी आएगा और उसके कारण खुद के भविष्य को भी संवारेंगे और लोगों के भविष्य को भी संवारने का सहयोग करेंगे। तो ये थे आदरणीय विजय बघेल जी और रजनी बघेल जी, जिनका मूल उद्देश्य ही है कि जन सेवक के रूप में सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तक कार्य किया जाए और आगे भी इस तरह के कार्य करते रहेंगे। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मोर संग चलो रे